Today we will understand the pro forma of balance sheet of a banking company. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बैंकिंग कंपनी का जो pro forma है उसके अंदर हमें 12 स्केड्यूल्स करने हैं। 4 हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कर लिए हैं और अभी हमने 12 करने हैं जो कि बैलेंस शीट के हैं। एंड आई प्रॉमिस्ड यू कि आपको लेक्चर के जस्ट बाद सारे के सारे नंबर्स लर्न होंगे समझ के साथ कि कौन से नंबर पे कौन सी आइटम यहाँ पर आती है। तो दिस इज गिवन द न्यू रिवाइज्ड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर द थर्ड शेड्यूल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लायबिलिटी साइड की। फॉर्मेट के अंदर हम सबसे ऊपर यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज और यहाँ हम लिखते हैं स्केड्यूल नंबर। यहाँ पर अमाउंट के 2 कॉलम बनाए जाते हैं, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का फॉर कंपैरिजन से। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज लायबिलिटीज की बात करते हैं। हमारे पास 5 लायबिलिटीज है। 5 लायबिलिटीज में सबसे पहले नंबर पे जो लायबिलिटी आप सिंपल बैलेंस शीट जो आपने आज तक बनाई है, फर्म की बैलेंस शीट, कंपनी की जो सिंपल आपने फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाई है, उसमें सबसे पहले नंबर पे आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले नंबर पे आप लिखते हैं शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर हमने भी सबसे पहले नंबर पे लिखा है कैपिटल। सो आई थिंक नंबर 1 में आपको कुछ भी ऐसा दिमाग लगाने वाला या जोर लगाने वाला नहीं है कि मुझे नंबर 1 पे क्या लिखना है। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या लिखी जाती है? कैपिटल। तो यहाँ पर हम भी क्या लिख रहे हैं? कैपिटल। तो हम कैपिटल में क्या लिख रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं पहले। तो कैपिटल के अंदर हमने लिखा अथोराइज्ड कैपिटल। जितने भी शेयर्स हैं कितने अमाउंट के हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। इश्यूड कितनी है, सब्सक्राइब्ड कितनी है, वो डिटेल आ जाएगी। अगर उनमें से कोई अनपेड कॉल्स हैं या कॉल्स इन एरियर्स हैं तो वो माइनस हो जाएंगे। तो दैट मीन्स जिस तरह से आप पहले सिंपल कंपनीज की बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते आए हैं बिल्कुल वैसे ही है। मैंने जैसे आपको पी एंड एल बताया था कि आपको 13, 14, 15, 16 अलग से स्केड्यूल्स बनाने हैं और उनका टोटल अमाउंट आपको मेन बैलेंस शीट के फॉर्मेट में शिफ्ट करना है। तो वैसे ही हम अब ये पहले डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे, फिर इसको वापस जाकर मेन में देखेंगे। तो स्केड्यूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि हमने क्या लिखनी है? कैपिटल। नंबर 2 पर आप सिंपल बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? आई होप यू ऑल विल से रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है। तो नंबर 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास सबसे पहले, क्योंकि किसी भी बैंकिंग कंपनी के लिए मैंने आपको पी एंड एल में ही बताया कि अपने करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में डालना जरूरी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं? स्टैट्यूटरी रिजर्व। इसके बाद जितने भी आपके रिजर्व्स हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे, चाहे वो कैपिटल रिजर्व के नाम से है, जनरल रिजर्व के नाम से है, रेवेन्यू रिजर्व के नाम से है, क्रेडिट बैलेंस पी एंड एल है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, एनी काइंड ऑफ रिजर्व्स। ये सभी के सभी रिजर्व्स हमारे यहाँ पर शो होंगे और इनका जो टोटल होगा वो हम मेन बैलेंस शीट में नंबर 2 के सामने लिख देंगे। अब इसके बाद फिर से हम वापस अगर अपनी पुरानी कंपनी की बैलेंस शीट पे जाएं तो हम उसके बाद क्या लिखते हैं? किसी भी कंपनी की अपनी कैपिटल, अपने रिजर्व्स के बाद आता है वो लोन, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल जो उसने लोगों से ले रखी है, यानी कि जो लोगों का पैसा उसने ले रखा है, तो वो हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो जैसे वहां हम डिवेंचर्स लिखते थे या कोई भी लोन लिखते थे, यहाँ पर हमारे पास नंबर 3 पे क्या आएगा? किसी भी बैंकिंग कंपनी की सबसे बड़ी आउटसाइड लायबिलिटी। और किसी भी बैंकिंग कंपनी की सबसे बड़ी आउटसाइड लायबिलिटी क्या है? जो लोगों का पैसा उसके पास जमा हुआ है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिट्स। और डिपॉजिट्स हमारे पास कौन से हैं? 3 तरह के दिखाए हमने, डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स। इसको भी और डिटेल में पढ़ते हैं कि अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो हमारे पास एक तो है डिमांड डिपॉजिट्स। और डिमांड डिपॉजिट में हमने आगे 3 कैटेगरी कर दी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कॉल डिपॉजिट। ये सब आपने सुना हुआ है, फिर भी हम इसको करेंगे। और दूसरा है हमारे पास फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स होते क्या हैं? Demand deposits are those where the money deposited is available to the depositor on demand.
यानी कि मैंने पैसा जमा कराया हुआ है बैंक में, अगर मैं बैंक के पास जाऊं और कहूं कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो उनको वो देना पड़ेगा ऑन डिमांड। तो दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। तो इसको हम और किस किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? पहला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट है जहां पर withdrawals are allowed any number of times depending upon the balance in the account। कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी बार, मतलब बहुत बार अलाउड होता है कि आप उसमें से बार बार विड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। It should also be deemed to include other deposit account than are that are neither saving or nor term deposit। यानी कि जो सेविंग या टर्म डिपॉजिट की नेचर का नहीं होता है उसको हम करंट अकाउंट की कैटेगरी में डाल देते हैं। दूसरा हमने लिखा कि सेविंग अकाउंट। जैसे हम नॉर्मली सभी लोग अपना एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं जहां पर हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसा रहेगा तो खर्च हो जाएगा, इसको सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। तो ए डिपॉजिट अकाउंट विच इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस, कि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है एज टू द नंबर ऑफ विड्रॉल्स एज ऑल्सो द अमाउंट्स ऑफ विड्रॉल्स परमिटेड बाय द बैंक्स ड्यूरिंग एनी स्पेसिफिक पीरियड। कि इसका मतलब क्या है कि किसी स्पेसिफाइड पीरियड तक आपको उसमें रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है कि कितनी बार आप विड्रॉ कर सकते हैं, कितनी अमाउंट तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। देन एक आता है कॉल डिपॉजिट। These are the deposits maintained by the banks. These are kept overnight or for a period of time and on interest and are interest earning. These are deposits maintained by banks, जो banks अपने आप maintain करके रख रही हैं। कॉल डिपॉजिट, इसको हम बोलते हैं 3 कैटेगरीज ऑफ डिपॉजिट्स। तो हमारे पास कौन कौन सी आ गई? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कॉल डिपॉजिट। मेनली करंट और सेविंग में बात करते हैं हम। और एक हमने यहाँ पर बात की है फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब जैसे एफडी करा के रखते हैं। आपने सुना हुआ होगा कि आपके घर में पेरेंट्स बात करते होंगे कि हमने इतने की एफडी करा के रखी है। तो एफडी का मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा वहां पर जमा कराते हैं जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है। हम नॉर्मली उस इंटरेस्ट को भी विड्रॉ नहीं करते, उसी में इंक्लूड कर देते हैं और उसके ऊपर फिर से ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। तो ये एक फिक्स टाइम के बाद मैच्योर होता है, उससे पहले आप उसको नहीं निकलवा सकते। और फिर जब आप उसको मेच्योरिटी पे निकलवाते हैं तो वो आपकी मर्जी है कि आप उसको फिर से री इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप उसको किसी पर्पस के लिए इन्वेस्ट किया था, अब आप उसको यूज करना चाहते हैं। सो ये कौन से डिपॉजिट्स हैं? ये वो हैं जो लोगों ने अपना पैसा बैंक के पास जमा करा रखा है। तो ये कंपनी के लिए एक सबसे बड़ी आउटसाइड लायबिलिटी है। लेकिन इसके अंदर एक मेजर बात क्या है कि इसमें जो लोग हैं उनकी मर्जी शामिल है। उन्होंने अपनी मर्जी से आए और आकर पैसा जमा करा दिया, बैंक उन्हें बुलाने नहीं गया। लेकिन कई बार बैंक बुलाने भी तो जाता है, बैंक उधार लेता है। तो चौथे नंबर पे जो हम लिखेंगे वो है बोरोइंग्स। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा? जो पैसा बैंक ने लोगों से उधार लिया है, दैट इज नोन एज बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स में क्या होगा? अगर इंडिया में है तो आरबीआई से ले सकता है उधार, बैंक किसी दूसरे बैंक से उधार ले सकता है, किसी और इंस्टीट्यूशन से उधार ले सकता है। तो ये वो लोग, आम लोगों का पैसा नहीं है जो उसके पास जमा हुआ है, ये अपनी मर्जी से इसने उधार लिया है। तो बैंक किससे उधार लेता है? बैंक आरबीआई से लेता है, बैंक दूसरे बैंक से लेता है, अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेता है, या फिर इसकी बोरिंग हो सकती है आउटसाइड इंडिया। तो नंबर 4 पे हमने लिखी बोरिंग्स। अभी तक हमने 4 किए, जिसमें पहले नंबर पे था कैपिटल, दूसरे पे था रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरे पे आया डिपॉजिट, नंबर 4 पे आया बोरिंग्स, और नंबर 5 पे आती है हमारी इसके अलावा कोई भी लायबिलिटी बच गई जो 1, 2, 3, 4 में नहीं आई, वो हमारी 5 में आ जाएगी, विच इज नोन एज अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है? बिल्स पेबल है, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट एक्रूड है, अदर इंक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ प्रोविजंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कैपिटल, जो हमारी रिजर्व्स इन सरप्लस, जो डिपॉजिट्स और जो बोरोइंग्स में आइटम नहीं आएगी, वो हमारी किस में आ जाएगी? वो हमारी अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। आई होप आपको ये पांचों के पांचों क्लियर हैं। अब मैं आपको वापस लेके जा रही हूँ इसके मेन बैलेंस शीट के जो परफॉर्मा के ऊपर। तो आप देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे हमने क्या लिखा है? कैपिटल। नंबर 2 पे हमने क्या लिखा है?
रिजर्व्स एंड सरप्लस। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है? डिपॉजिट्स। नंबर 4 पे हमारे पास क्या है? बोरोइंग्स। नंबर 5 पे है हमारे पास अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। So these are the 5 numbers, 5 schedules we have given to the liability side. तो लाइबिलिटी साइड में 5 हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने बात करनी है वो किसकी है? असेट्स की।